हैं, जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो दो भागों में विभाजित है और दो शासन काल में वो बनी है। और कितना मतलब कुछ हमने ऐसी पेंटिंग्स पढ़ी थी जो कि हमारे कॉन्सेप्ट से बहुत ही अलग थी, जैसे कि हमारा पर्शियन एम्बेसडर का पेंटिंग था। तो आज हम क्या करेंगे, अजंता की कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स करेंगे जो कि बार बार रिपीट होती है क्वेश्चंस में और सारे पेपर्स में, इवन सीजीटी या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिए, हर जगह आपको पेपर ये पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो हमारा फर्स्ट पेंटिंग जो है वो है बोधिसत्व पद्मपानी। ओके, तो हम हाँ बोधिसत्व मैम, ठीक है, सब ठीक है। ओके, तो हमारा जो बोधिसत्व पद्मपानी है ये अजंता का बहुत ही फेमस पेंटिंग है। क्यों फेमस पेंटिंग है? क्योंकि इसका जो पूरा ओवरऑल जो इसका व्यू है, जब हम इसको देखते हैं, जो हमको जो ओवरऑल जो हमसे इसको देख के जो हमको फीलिंग होता है वो बहुत ही अमेजिंग है। हालांकि बोधिसत्व, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो होते हैं जो बुद्धा के प्रीवियस जन्म से रिलेटेड होते हैं, यानी बुद्ध भगवान जब धरती पे बुद्ध के रूप में जन्म लिए थे, उससे पहले जो उनके जितने भी जन्म थे, उन सारे जन्म के लोगों को हम क्या कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व पद्म पानी यानी जो लोटस के साथ है, लोटस से एसोसिएटेड है। पद्म पानी यानी लोटस का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो फ्लैंकिंग अ डोर इनसाइड द केव नंबर 1 आर टू बोधिसत्वास, बोधिसत्व पद्म पानी एंड बोधिसत्व वज्रपानी। तो केव नंबर 1 में हमको बोधिसत्व, दो बोधिसत्व का पेंटिंग मिलता है जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और दोनों में से एक क्या है, बोधिसत्व पद्म पानी, और दूसरा क्या है, वज्रपानी या वज्रपानी, ऐसे भी आप लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो ये दोनों पेंटिंग्स हैं, लेकिन जब वज्रपानी की बात करते हैं तो उससे ज्यादा अगर एस्थेटिकली प्लीजिंग कोई पेंटिंग है तो वो पद्म पानी की है। क्यों? क्योंकि समहाउ उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो कहते हैं ना स्थायी भाव की बात जब हम करते हैं, जब ना गुस्सा, ना क्रोध, ना अशांति, ना खुशी, ऐसा कोई भी भाव जब किसी आदमी के चेहरे पे नहीं दिखता है तो उसको स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव उसी इंसान के चेहरे पे दिख सकता है जो क्या हो, सेंट हो, जो मेडिटेटिव पर्सन हो, जिसने अपने आप कोई इनलाइटमेंट पा लिया हो। वही आदमी के चेहरे पे आपको ना गुस्सा दिखेगा, ना क्रोध दिखेगा, ना खुशी दिखेगी, बिल्कुल स्थायी, स्थायी मतलब स्टेबल आपको एक्सप्रेशन दिखेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो एस्थेटिक फीलिंग है, ये जो स्पिरिचुअल फीलिंग हमको इससे आती है, क्या कहते हैं, पद्म पानी से, ये इनको वज्र पानी से बहुत ही ऊंचा रखता है। लेकिन वज्र पानी भी कम नहीं, वज्र पानी में जो आपको डेकोरेटिव एलिमेंट्स मिलते हैं उनके मुकुट पे और उनके पूरे बॉडी पे, जो ज्वेलरीज हैं, जो गारमेंट्स हैं, वो अपने आप में अजंता की एक अलग ही रूप हमको दिखाती है। बोधिसत्व पद्म पानी, इसको हम, ये हमारा है वज्र पानी। ओके, तो ये बोधिसत्व पद्म पानी ये भी केव नंबर 1 में है, और ये वज्रपानी ये भी केव नंबर में। अब इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखो और इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखो, दोनों में बहुत अंतर है। इनका बॉडी पोस्चर देखो, इनका बॉडी पोस्चर देखो, दोनों में बहुत अंतर है। इनके शोल्डर्स देखो, थोड़े क्या है, ब्रॉड हैं, और इनकी शोल्डर्स देखो कितने फेमिनिन ब्यूटी जिसको बोलते हैं ना, वो इसमें देखने को मिल रहा है। फेमिनिन ब्यूटी का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़की जैसे दिख रहे हैं। तो फेमिनिन ब्यूटी में क्या होता है, सीरीननेस होता है, बिल्कुल हल्की लाइंस होती है, बिल्कुल ही प्लीजिंग लाइंस होती है। तो वो लाइंस हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, तो ये हम पहले बोधिसत्व पद्म पानी को डिस्कस कर रहे हैं। तो तो ये देखिए, ये ओवल शेप फेस है, अंडे के आकार का जो बोलते हैं ओवल शेप फेस है। इसके ऊपर क्या है, ट्राइंगुलर शेप का ये आपको टियारा या फिर मुकुट दिख रहा है। इलेबोरेट मुकुट है, छोटा मोटा मुकुट नहीं है, बहुत ही हैवी मुकुट दिखाया गया है। और यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े, और यहाँ पे भी आपको थोड़े थोड़े बालों के जो है लाइंस दिखते हैं, जो इसको थोड़ा बहुत क्या रियलिस्टिक बताता है कि अच्छा बालों के ऊपर से मुकुट पहना हुआ है। तो ये आप देखिए कि ये कितना एक सेट, जो कहते हैं ना सेट फेस है, कि ओवल शेप आपका फेस है, और ये बिल्कुल ही फाइन लाइन से इसको दिखाया गया है, ओवल शेप का अंडरलाइन ये पूरा।
हाईलाइट किया गया, और उसके बाद टियारा है, ये मुकुट है ट्रायंगुलर शेप का। उसके बाद डाउनकास्ट लोटस शेप आईज दैट आर हाफ क्लोज। उसके बाद क्या फीचर है इनकी, झुकी हुई नजरें जो हाफ क्लोज है और किस तरह की है, लोटस की जैसी हैं इनकी आंखें। तो ये फीचर आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। उसके बाद क्या है, अ फुल एंड सेंशुअस लोअर लिप। ये लिप देखिए, ये ऊपर वाला लिप उतना अच्छी तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल फाइन लाइन है, जबकि लोअर लिप हमको बहुत ही प्रोपोर्शन में दिखती है। तो क्या है, सेंशुअस लोअर लिप है। जो मैं फेमिनिन ब्यूटी की बात कर रही थी, जहां मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बहुत ही ब्यूटी है उस चीज में, हर चीज जो है नेचर से एसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये लोटस के जैसा है, हाफ क्लोज्ड है, और ये क्या है, थोड़ा सा उभरा हुआ नीचे की तरफ वाला होंठ है। नीट बो शेप्ड आईब्रोज, बो मतलब धनुष के जैसा। अक्सर हमको आर्च शेप आईब्रोज दिखती हैं, थोड़ी वो ड्रामेटिक होती हैं, लेकिन ये हमको बो शेप दिख रही है, यानी धनुष जैसा। धनुष में मतलब क्या है, दोनों आईब्रोज आपस में एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो ये डिटेलिंग हमको इनमें देखने को मिलती है। ओके, chisel nose, white color has been used to show its shape। और नोज क्या है, चिजल्ड है, मतलब नक्काशी करके जो उभारते हैं नोज, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे नोज को हाईलाइट करने के लिए जो आर्टिस्ट ने क्या यूज किया है, व्हाइट कलर का पेंट यूज किया है। और एक चीज और, जैसे कि हमारा ब्यूटी मेकअप वगैरह होता है आजकल के टाइम में, जो हम मेकअप करते हैं, लेडीज हाइलाइटर यूज करती हैं, जो प्रोफेशनल लेडीज होती हैं, और आजकल वैसे नॉर्मल लोग भी करते हैं, टिप ऑफ योर नोज और यहाँ पे लगाते हैं, सो दैट कि हमारा फेशियल फीचर क्या हो, हाईलाइट हो। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे आर्टिस्ट ने यूज किया है, इनके नोज के ऊपर व्हाइट कलर का पेंट यूज करके इसको अलग से हाईलाइट करने की कोशिश की है। ओके, एन एक्सपेंसिव चेस्ट एंड अ नैरो वेस्ट। और चेस्ट क्या है, ब्रॉड है, और कमर क्या है, नैरो है। तो ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो एस्थेटिकली प्लीजिंग प्रोपोर्शन है, ये हमको पद्म पानी में वज्र पानी के मुकाबले ज्यादा जो है स्मूथली देखने को मिलती है। Arms are little awkward and two arms look look a little different. This is because as per the canonical of Indian sculpture of Silk Shastra and Mahapurush, or Silk Shastra, the Mahapurush or the great men are supposed to have arms that look like elephant trunks. Arms are also supposed to be long enough to reach their knees. Okay, तो यहाँ पे देखिए कि इनके हाथ थोड़े इनके जो बॉडी से हैं वो डिफरेंट है, और बहुत ही ज्यादा लंबे हैं। ओके, ये वाला हाथ तो उतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये वाला हाथ देखिए बहुत ही लंबा है कि इनकी घुटनों तक यहाँ पे टच कर रहा है। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसा हमारा जो महापुरुष लक्षण है शिल्प शास्त्र में, तो महापुरुष के क्या होता है, यहाँ पे कुछ लक्षण होते हैं, जिसमें से कुछ एलिमेंट अगर यहाँ पे डिटेल में देखेगा, गले में 3 लाइंस होती है महापुरुष लक्षण में। तो यहाँ पे आपको अगर डिटेल में इस पेंटिंग को देखेंगे तो आपको 3 लाइन दिखेगी, और जिस भी एस्थेटिक जो इंडियन एस्थेटिक पे महापुरुष लक्षण को फॉलो करते हुए बनाई जाती है, मैम जैसे बुद्ध भगवान ज्ञानी होते हैं, इसीलिए उनकी कान को बड़ा बनाया जाता है। हाँ, ज्ञानी लोगों का कान बड़ा होता है। नहीं सिद्धात्री, इसका एक रीजन ये है कि जैसे मैंने पिछली क्लास में भी तुमको बताया था कि ज्ञानी लोगों का कान ये ऐसा बोलते हैं कि मतलब अब है, ये मिथ है कि ज्ञानी लोगों का कान बड़ा होता है, इसीलिए बुद्ध भगवान के कान बड़े दिखाए जाते हैं। एग्जैक्ट जो इसका रीजन है, जो सेटिस्फाइड है और जो रिसर्च बेस्ड है, वो ये है कि वो दिखाया जाता है कि जैसे कि अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि जो बोधिसत्व, ये दोनों बोधिसत्व कौन है, जब बुद्धा धरती पे जन्मे थे उससे पहले ये हर योनि में ये लोग जन्मे थे। बुद्धा मतलब जो इनका पूर्व जन्म है उनको बोधिसत्व बोला जाता है। तो बोधिसत्व जितने भी थे वो लोग क्या है, देखो ज्वेलरी पहने हुए हैं, ठीक है, ज्वेलरी के साथ हैं ये लोग। लेकिन जब हमारे बुद्ध भगवान राजा के रूप में जन्मते हैं धरती पे, और वो भी ज्वेलरी पहनते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक टाइम के बाद वो सब कुछ छोड़ देते हैं। जब त्याग कर देते हैं
तो उनका ईयर लोब क्या होता है, लंबा होता है। क्यों होता है? वो ये दर्शाता है कि इससे पहले जितने भी बोधिसत्व थे उन्होंने इस कान में बहुत ही भारी भारी ज्वेलरी पहनी थी और उसको उतारने के बाद कान ऐसा दिखता है। तो एग्जैक्ट जो रीजन है ये लंबे कान होने का वो ये है। ठीक है, समझ गई? अच्छा मैम, ठीक है। ओके, तो ये मैंने तुमको बता दिया सो दैट कि तुम कभी ऐसा है, ये बात भी है, लेकिन जो रियल रीजन है उसके पीछे वो यही है। ओके, तो शिल्प शास्त्र में जैसे मैंने बोला कि महापुरुष लक्षण की बात हम करते हैं, तो 3 लाइंस, उसी तरह महापुरुष लक्षण में ये भी कहा गया है कि जो मैन है उसके हाथ कैसे होने चाहिए, हाथी के सूंड के जैसे हाथ होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो कहाँ तक आए, घुटनों तक आए। तो इसीलिए इनके जो हाथ हैं आप देखिए कि हाथी के सूंड के जैसे हाथ हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। ओके, fingers are long and tapering, making them look very delicate, especially as they hold the lotus. And ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो ये लोटस इन्होंने पकड़ा हुआ है ये बहुत ही फेमिनिन। आपने कभी कोई ट्रेडिशनल डांस अगर आप लोगों ने देखा हो, डांस में जब वो मुद्रास बनाती हैं कोई भी फीमेल डांसर, तो बहुत ही डेलिकेट यूं करके, बहुत ही उनकी जो फिंगर्स ये होती है ना वो बिल्कुल एकदम फेमिनिन ऐसे चलती हैं। तो कुछ ऐसा ही फिंगर आप यहाँ पे देखिए कि यूं करके इन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है। तो ये जो डेलिकेसी है फिंगर्स में, ये जो सॉफ्टनेस है, ये कहते हैं ना बिल्कुल ही जो मसल्स नहीं है, और इतना अच्छा जो सीरीन डिपिक्शन है ये फिंगर्स में इनके देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद आता है an equally or a single pearl string around the neck with a blue sapphire in the middle. The pearls become smaller as they go around, a design that you can still see in the practice. Okay, तो अब यहाँ पे देखिए गले में इनके एक ही माला है और इस माला को क्या बोला जाता है, इक्यावली। इक्यावली क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक मोती की माला है। ओके, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमारे नेशनल म्यूजियम में बताया गया था कि ये इक्यावली माला है। तो ये एक ही मोती से बना होता है। बीच में क्या है, सफायर है जो एक जेम है, वो यहाँ पे लॉकेट के रूप में। तो इस तरह का जो पर्ल नेकलेस है वो आज भी बहुत फैशन में और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ये तुम्हारा जो इस टाइप के आर्ट मतलब ज्वेलरीज होते हैं। तो ये आप देखिए कि कितना आज भी अजंता की पेंटिंग्स में जो भी डिपिक्ट किया गया है वो आज के टाइम में भी कितना रेलेवेंट है, वो कितना प्रेजेंट है हमारे कल्चर में। तो ये बहुत ही अनूठी बात है अजंता पेंटिंग्स की। ओके, now take a look at this picture in totality. It has all the signs of materialistic being on it, like a tiara, jewelry, and fine clothing. Having said that, do you see the half closed eyes full of karuna or compassion? At the same time, do they not look deeply meditative and disappointed? This paradox is the beauty of the famous painting of Padmapani. On the Vajrapani image, look at the intricate design of his kirti, या किरीट और tiara. Complex filigree work is depicted with perfections. Okay, तो अब यहाँ पे देखिए इस पेंटिंग में क्या मतलब, इनके सिर्फ अगर हम फेस देखें तो बड़ा ही एक चेहरे पे इनको देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट में है, साथ ही क्या है दया भाव के साथ है। तो दोनों इमोशन जो मैंने आपको बताया कि जो स्थायी भाव की बात हम करते हैं वो इनके फेस पे दिखता है। वहीं जब हम वज्रपाणी की बात करते हैं कि ये उतना इनके फेशियल फीचर्स में ये नॉर्मल, इनसे बहुत ही इनका जो कॉम्पोजिशन, जो इनका जो पेंट किया गया इनको उस लहजे में, उस डिटेलिंग में नहीं पेंट किया गया है जितना इनको पेंट किया गया है। ओके, यहाँ पे देखो ये ऐसे कुछ अपना मुद्रा बना रहे हैं उंगलियों के साथ, पॉसिबली वितर का मुद्रा है ये, और लेकिन इस जो हैंड जेस्टर से ये बहुत ही थोड़ा स्टैटिक लग रहा है, जबकि ये बहुत ही इसमें मोशन दिख रहा है, बहुत ही सिंपल दिख रहा है और एज वेल एज एलिगेंट दिख रहा है। तो ये थोड़ा जो स्टैटिकनेस है इसकी बॉडी में, थोड़ा स्टिफनेस जो है वो इस पद्मपानी से अलग है, और इसलिए ये वाला पद्मपानी हम ज्यादा
एस्थेटिकली प्लीजिंग है इसके मुकाबले। अदरवाइज ये भी बहुत अच्छा पेंटिंग है क्योंकि अजंता में पेंटेड है और इनका जो मुकुट है इनसे ज्यादा इलाबोरेटेड है। ओके, तो इस पूरे पेंटिंग में सबसे फेमस बात इनका क्लोथ है, जिसपे आपको देखो स्ट्राइप्स डिटेलिंग दिख रही है, जो उस टाइम के टेक्सटाइल आपको आर्ट के बारे में बताता है। और इनका जो तियारा है, ये जो मुकुट है, ये बहुत ही इलेबोरेट है, बहुत ही डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। तो ये इसमें इस पेंटिंग में इम्पोर्टेंट है, जबकि इसमें हर वो बात इम्पोर्टेंट है जो इसमें दर्शाई गई है। ऊपर से आप यहाँ पे कुछ फिगर्स देखें, ये किन्नराज हैं, जिसको किन्नराज बोलते हैं, डॉट फिगर्स, छोटे छोटे फिगर्स होते हैं, मिथिकल फिगर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, फूल बरसाते हैं, भगवान के आसपास रहते हैं। जैसे कि आपको वेस्टर्न पेंटिंग्स में क्यूपिड्स दिखाए थे मैंने, छोटे छोटे जो बच्चे के जैसे होते हैं, और जिसको पुटोज भी बोला जाता है या पुटो भी बोला जाता है। तो ये आपको किन्नराज फिगर्स देखने को मिलती है। तो हमारा दोनों वज्रपाणी और पद्मपाणी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट जातक है, जातक स्टोरी है, वो क्या है स्टोरी, महाजनक जातक। आप लोगों ने कभी पढ़ा हो महाजनक जातक के बारे में कि महाजनक जातक में महाजनक जातक कौन है? वो बोधिसत्व ही है। कौन है? बुद्ध के प्रीवियस जन्म में एक किसी काल में जन्मे हुए बुद्ध हैं वो, जो अपने करुणा भाव की वजह से जाने जाते हैं। और ये क्या है, जातक कथाएं जो क्यों बनाई जाती थी, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। तो महाजनक जातक की जो पेंटिंग्स हमको केव 1 में मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है और पेंटिंग्स के मुकाबले, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। और बहुत सारी ऐसी आर्टिस्टिक फाइन क्वालिटीज हमको इस जातक में देखने को मिलती है, जो किसी और पेंटिंग्स में नहीं दिखती। So on the left side of the cave number 1, you can see the Mahajanak Jataka painted, which is the story of Mahajanaka, the king of Mithila. तो महाजनक कौन है? उस जातक स्टोरी में कौन है? मिथिला की किंग है। एक चीज और देखिएगा कि जितने भी जातका स्टोरीज है, उसमें आपको स्टेट्स और राजा के नाम जो हैं बहुत सारे किससे सिमिलर लगेंगे? हिंदू टेक्स्ट की स्टोरीज से सिमिलर लगेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जनक जो राजा थे वो सीता के फादर थे, और कहाँ के थे? वो भी मिथिला के थे। लेकिन ये स्टोरी वो उस जनक की नहीं है, ये क्या है? जातक स्टोरी है, यानी बुद्धिस्ट से एसोसिएटेड है। तो वही मैं आप लोगों को जैसा पिछली क्लास में बता रही थी कि जो महायानाज लोग थे, जो कि हिंदू फिलोसफीज में हिंदू फिलोसफी के तरीके में बिलीव करते थे, उस तरीके को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना बौद्ध धर्म जो का प्रसार किया। तो जब आप हिंदू चीजों को फॉलो करोगे तो आप उनके टेक्स्ट से भी, नेटिव टेक्स्ट से भी अपनी चीजों को जोड़ रहे हो, और इसीलिए आपको जो है नाम जो है, जितने भी नाम और शहर के नाम बहुत सिमिलर मिलेंगे हमारे हिंदू जितनी भी गाथाएं हैं उससे। तो हम यहाँ पे महाजनक की बात कर रहे हैं। जो महाजनक एक बोधिसत्व है, वो कहाँ के राजा थे? मिथिला के राजा थे। द किंग ऑफ मिथिला हु वाज बोर्न इन एक्साइल grows up as a common man and comes to know of his royalty. तो ये महाजनक क्या है? वो सेम वही स्टोरी है कि एक राजा होता है जो अपने बचपन में वो एक कॉमन मैन की जिंदगी जीता है किसी कारण, क्योंकि उसके माँ बाप जो है उनका राजपाट छिन जाता है। तो इसी कारण जो है महाजनक क्या होते हैं, एक कॉमन मैन की जिंदगी जीते हैं। और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि वो एक राजा है और उनको एक राज अपना बनाना चाहिए, तो फिर वो आगे कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, तो वो हम देखेंगे। ही ट्रेवल्स टू स्वर्ण भूमि और श्रीलंका एंड मैरीज ब्यूटीफुल शिवाली. One fine day, he renounced everything despite being preceded by Shivali and others against it. The scene depicts the story of महाजनका. ओके, तो यहाँ पे क्या है, महाजनक जब उनको पता चलता है कि वो एक राजा है, तो वो अपना राजपाट हासिल करने के लिए कहाँ जाते हैं? श्रीलंका जाते हैं, और वहाँ पे एक शिवाली नाम की वहाँ की प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं, सो दैट कि उनको राजपाट वापस मिल सके। और उसके बाद ये स्टोरी आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे ये स्टोरी है कि जब उनको राजपाट मिल जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे एक डिपिक्शन उनके राजपाट का है। और फिर ये भी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है कि शिवाली उनको बहुत सारी चीजें करने को कहती है, जो मतलब जैसे होती है ना कि फीमेल
प्रोटैगनिस्ट होती हैं जो मेल प्रोटैगनिस्ट का परीक्षा लेती हैं उनको, और उसके बाद फिर उनसे शादी करती हैं। तो उसी तरह का कुछ स्टोरी है कि बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी महाजनक को, और क्या फिर उनकी शादी जो है शिवाली से हुई, और उसके बाद उनका राज्य अभिषेक, भव्य राज्य अभिषेक हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो अजंता में पेंट किया गया है केव नंबर 1 में, यहाँ पे इनका भव्य राज्य अभिषेक हो रहा है। और इस तरह का जो भव्य ड्रामा टाइप का जो स्टेज है, ये आपको किसके, कालिदास के टेक्स्ट में देखने को मिलेगा। तो उनके जो है टेक्स्ट में बहुत सारा जो उनका जो है उनके राजा जो उस टाइम के थे उसके बारे में लिखा था, लेकिन जो ये डिपिक्शन है वो बहुत ही कालिदास के टेक्स्ट से मिलता जुलता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महाजनक हैं, सीटेड हैं थ्रोन पे, और लोग इनको क्या कर रहे हैं, नभा, ये जो देखिए जो बड़े बड़े ये है ना कलश, भारी कलश है, इससे इनको स्नान कराया जा रहा है। और सबसे रियलिस्टिक डिपिक्शन क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से गीली चीजें निकल रही है, और इनके बाल देखिए जब गीले हो जाते हैं तो ऐसे कर्ली हो जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं। तो वही सेम डिपिक्शन, इतना रियलिस्टिक, इतना फाइन डिटेलिंग यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये गीले हैं इसीलिए इनकी बॉडी से इनके बाल जो है कर्ल होके चिपक रहे हैं। ऊपर से फिर ये कलश आप देखिए कि कितना भारी कलश है, और बहुत ही डेलिकेट इसमें डेकोरेशन हुआ पड़ा है ताकि इसकी डिटेलिंग दिखे। फिर यहाँ पे आप देखिए कि एक पूरा बड़ा स्टेज है जहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, लोग नीचे से चीजें ला रहे हैं, ऊपर वाले स्लेब्स को दे रहे हैं, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है। अब फिर यहाँ पे देखिए कि इसमें इसका वेट दिखाने के लिए, अब देखिए इस व्यक्ति को थोड़ा गर्दन टेढ़े के साथ इसको दिखाया है, जिससे पता चलता है कि इसमें बहुत ज्यादा दूध या फिर पानी है जो यहाँ पे इनका अभिषेक हो रहा है। तो इतनी डिटेलिंग हमको महाजनक जातक की इस केव नंबर 1 में मिलती है, जहाँ पे हमको अभिषेक जो है इनका सीन दिखाया जा रहा है, जो इनका अभिषेक हो रहा है। ओके, उसके बाद स्टोरी है कि जब उनको महाजनक को वो राजपाट मिल जाता है, देन ही वो क्या करते हैं, एक दिन शिकार करने के लिए वन में जाते हैं, और वहां पे उनको एक सेंट मिलता है जो कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा होता है, और बता रहा होता है कि जो मटेरियल लाइफ है उसमें कुछ नहीं रखा है। तो वो सेंट से वो लोग वो महाजनक वहां रुक जाते हैं, और सेंट से जो है उसका प्रवचन सुनते हैं, जिसका असर उन पे होता है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सेंट है ये जो जंगल में प्रवचन दे रहा है, और ये महाजनक आपको यहाँ पे पॉसिबली ये महाजनक है जो इनका प्रवचन सुन रहे हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट आप चीज देखिए कि महाजनक तो यहाँ पे दिखाया ही गया हायरार्की में, देखिए बाकी फिगर्स छोटे हैं ये। उसके बाद जब वो राज जो है वो शासन जब वो करने लग गए, और एक दिन वो अपने जो है एम्प्लॉइज के साथ, जो भी उनके मिनिस्टर्स थे उनके साथ वो वन में गए, शिकार करने के लिए वन में गए। तो वहां पे उनको एक सेंट मिलते हैं जो बौद्ध धर्म के सेंट है, वो प्रवचन दे रहे थे। तो वो उनका प्रवचन सुन के वो उनकी प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। तो उस प्रवचन को सुनने के लिए उन्होंने क्या किया कि मतलब अपना शिकार का कार्यक्रम छोड़ दिया, और वो जंगल में उस सेंट का प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। तो ये वो सेंट है जो डिपिक्ट किया गया है जंगल में। जंगल देखिए, ग्रीनरी यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। तो यहाँ पे सेंट को डिपिक्ट किया गया है, ये उनका रोजरी है, वो जो माला होती है वो रोजरी यहाँ पे माला दिखाई गई है। और यहाँ पे ये महाजनक हैं जो हाथ जोड़े बैठे हैं, और उनका जो है प्रवचन वो ले रहे हैं। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं और इनका प्रवचन सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये महाजनक को बताते हैं कि किस तरह से मटेरियल लाइफ जो है इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है, इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए, जो है मटेरियल लाइफ से छोड़ के शांति के लिए और प्रार्थना के लिए निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। तो वही यहाँ पे ये बता रहे होते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए, अगर सेंट का डिपिक्शन देखिए तो इनके हाथ में क्या है, माला है, और ऊपर से इनका जो ये पैर है ना, ये जुड़ा हुआ है पूरा, ऐसे जैसे बौद्ध भिक्षु वगैरह होते हैं। इनको आप अगर परफेक्ट फॉर्म में देखेंगे ना, तो ये बहुत ही अपने आप को बाइंड करके रखते हैं। और ये देखिए, इनके दोनों घुटने जुड़े हैं, और यहाँ से कुछ ऐसे रस्सी से बंधी हुई है। अगर आप डिटेल में देखिएगा तो ये इस तरह से ये बैठे हुए हैं, और कहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर
सिंहासन टाइप की जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये टिपिकल आपको बौद्ध भिक्षु दिख रहे हैं। ओके, और बाकी जो है कुछ लोग यहाँ पे और भी जगह जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इनकी प्रार्थना, इनका जो है प्रवचन सुन रहे हैं, सब हाथ जोड़े हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए यहाँ पे दो वो क्या दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, वो भी इनका यहाँ पे प्रवचन सुनने आए हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि बौद्ध धर्म कितना मतलब इम्पोर्टेंट था और उसके लिए सारे लोग बराबर थे, चाहे वो जानवर हो या किसी भी वर्ण, किसी भी जाति के हो, तो सब बराबर थे। ओके, और फिर यहाँ पे आप देखिए जो आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दिख रहे हैं ना, ये क्या है, आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं कि अच्छा उसका फॉर्म का प्योर फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। लेकिन आप देखिए उस टाइम में, अजंता के टाइम में आपको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आर्टिस्ट ने क्या डिपिक्ट किया है, ये माउंटेन डिपिक्ट करने की कोशिश की है ब्लॉक्स के द्वारा, कि ये माउंटेन्स है, ये जंगल है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है माउंटेन का जो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमारा जो है महाजनक जातक का एक पार्ट। यहाँ पे अब जो है महाजनक को क्या मिल गया है, जैसे कि आप क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं बैप्टाइज हो जाना बोल सकते हैं आप इसको, या प्रवचन मिलने के बाद जब इनलाइटमेंट के लिए जब इंसान जाने लगता है, तो वो यहाँ पे महाजनक को प्राप्ति हो गई है। अब हम देख रहे हैं ये देखिए थोड़ा मुझे क्लियर अनक्लियर मिला पेंटिंग, वैसे तो था लेकिन ये मेरे पास अनक्लियर है। यहाँ पे देखिए जो है महाजनक ये अपनी वाइफ को अपना डिसीजन बताते हैं कि किस तरह वो सेंट से मिले, और अब वो चाहते हैं कि वो अपना जितना भी पूरा राज है वो छोड़ के वो क्या ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की खोज में निकल जाएं और भिक्षु बन जाएं। तो यहाँ पे अपनी डिसीजन जो है अपनी वाइफ को सुनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी उनकी जो दासी हैं वो हैं, और उसके बाद जब ये शिवाली को ये पता चलता है कि ये छोड़ के जाना चाह रहे हैं पूरा राजपाट, तो ये एक डांसर को बुलाती है। जो यहाँ पे आप देखिए कि एक डांसर है, इसका डिटेल फॉर्म बहुत नेट पे मिलेगा आपको। तो ये डांसर है जो कि एक अपने म्यूजिकल ग्रुप के साथ आई है। तो ये डांस परफॉर्मेंस इनके लिए, महाजनक के लिए शिवाली बुलाती है, ताकि क्या हो, ये मटेरियल वर्ल्ड में फिर से वापस आ जाए। तो ये आपको डांस डिपिक्शन मिलेगा। ये जो डांसर है ये बहुत ही डिफाइन वे में इसका डिपिक्शन किया गया है। ये सबसे जितनी भी फीमेल फिगर्स हैं अजंता में सबसे डिफरेंट है, इसका कॉस्ट्यूम डिफरेंट है, इसकी जो ऑर्नामेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो बहुत ही डेलिकेसी और डिटेल के साथ डांसर को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और ऊपर से जो ये डांस कर रही है उसकी वजह से जो इसके रिबन्स यहाँ पे बालों के हिल रहे हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया। तो जो रियलिज्म है वो अजंता में बहुत इंपॉर्टेंट था, कि ताकि इंसान उसको देखे और उससे एक भाव उसके अंदर पैदा हो, और उस स्टोरी को वो सिर्फ देखे नहीं, सिर्फ समझे नहीं, उसको महसूस भी कर पाए। तो ऐसे फिगर्स बनाए जाते थे। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है महाजनक और उनकी वाइफ की मीटिंग हो रही है, और फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो मतलब अपना ये देश त्याग, अपना सब कुछ त्याग करके जाना चाहता हूँ। और ये मेन जो फोर्ट का गेट है वहां से जो है महाजनक अपने निकल रहे हैं। कहाँ के लिए निकल रहे हैं, अपने उसके लिए निकल रहे हैं, मतलब निर्माण प्राप्ति के लिए, बौद्ध भिक्षु बनने के लिए निकल रहे हैं। अब यहाँ पे एक फिगर देखिए जिसने ना, यहाँ पे मोटिव दिखेगा डिटेल में, यहाँ पे इसने ऐसे वर्ड मोटिव के कपड़े पहने हुए। तो ये सब टेक्सटाइल डिटेलिंग बताता है कि अजंता में उस टाइम किस तरह के कपड़े फेमस थे। ओके, एक चीज और, जब आप बौद्ध का लाइफ स्टोरी पढ़िएगा तब भी आपको पता चलेगा, जब बौद्ध कुछ चीजों को देख के बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि जिंदगी में तो बुढ़ापा है, मृत्यु है, ये है, वो है, तो उसके बाद जब वो अपने फोर्ट से निकलते हैं निर्माण की प्राप्ति के लिए, तो वो भी इसी तरह हॉर्स से जो है अपने फोर्ट से निकलते हैं, और फिर वो हॉर्स भी अपना छोड़ देते हैं और फिर वो पैदल निकल जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे आप महाजनक को देखिए कि अपने फोर्ट से वो निकल रहे हैं, और किस पे निकल रहे हैं, हॉर्स से निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपको शंख के साथ दिखेंगे, जो ये दर्शाता है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसको लोग मतलब बहुत ही सेलिब्रेट करके ले जा रहे हैं। मतलब जो ये सारे हैं, ये लोग कौन है, डिवाइन फिगर हैं जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बाकी लोग दुखी हैं क्योंकि जो है महाजनक शिवाली को छोड़ के चले गए। तो ये आपका केव